गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अभी लास्ट क्लास में आप लोगों से बातचीत हुई थी इस विषय में कि नेशनलिज्म फ्रांस में किस तरीके से उसका एक्सप्रेशन एक रेवोल्यूशन के रूप में सामने आया और किस तरीके से वहां के जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस क्रिएट किया। और साथ में हमने ये भी जाना कि नेपोलियन की इमेज एक हीरो वाली कैसे बनी और कैसे जो नेपोलियनिक आर्मीज थी उनके साथ ये नेशनलिज्म का आइडिया जो है वो फ्रांस से लेकर के बाकी के यूरोप में पहुंचा। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ये तो फ्रांस के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन फ्रांस से आइडिया कैसे ट्रेवल हुआ पूरे यूरोप में हमने ये भी पढ़ा। अब जानेंगे कि ये जो आइडिया जब पहुंच गया पूरे यूरोप में तो वहां पर नेशनलिज्म की शुरुआत किस तरीके से हुई, वहां के लोगों ने इसको किस तरीके से लिया नेशनलिज्म के आइडिया को, नेशन स्टेट के आइडिया को, और क्या फर्क पड़ा और उससे क्या रिजल्ट आगे हमको देखने को मिले, ये चीज देखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में कहीं भी नेशन स्टेट जो है वो नहीं थे, बल्कि क्या थे, किंगडम्स। और क्या थे, या तो किंगडम्स थे या फिर एम्पायर्स थे। कुछ एम्पायर्स के नाम भी मैंने आपको बताए थे, जिसमें हैब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है, ओटोमन एम्पायर, कुछ किंगडम थे जैसे फ्रांस भी तो एक किंगडम ही था जो कि बाद में आजाद होकर डेमोक्रेसी बन गया, किंगडम ऑफ फ्रांस, किंगडम ऑफ स्वीडन, किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये सभी क्या थे, ये किंगडम्स थे सब, और ये क्या थे, एम्पायर थे। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है आपकी बुक का ये वाला, इसमें सब यही जानकारी दी गई जो मैं पहले भी आपको कई बार दे चुका हूं कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड ये अलग अलग किंगडम में डिवाइडेड थे। यानी अकेला जर्मनी तो जर्मनी के 30 जर्मनी के कुछ स्टेट ऐसे थे जो फ्रांस के कब्जे में थे, कुछ किसके कब्जे में थे, कुछ प्रूशिया के कब्जे में थे। तो सब अलग अलग कंट्रोल में थे, कोई भी नेशन स्टेट जो है उस समय नहीं था। क्या चीज, नेशन स्टेट, यानी एक इंडिविजुअल नेशन जिसकी अपनी सोवरेन टेरिटरी है, जिसके ऊपर किसी और का कोई कंट्रोल नहीं है, तो नेशन स्टेट नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ और नेशनलिज्म का आइडिया इन सब जगह पहुंचा, नेशनलिज्म का आइडिया जो है जब इन सब जगह पहुंचना शुरू हुआ, फ्रांस से नेशनलिज्म का आइडिया जो है वो जब यहां पहुंचना शुरू हो गया नेशनलिज्म का आइडिया, तब क्या हुआ ये हमें जानना है। जैसे अब हैब्सबर्ग एम्पायर था तो ये ऑस्ट्रिया और हंगरी इन दोनों के ऊपर इसका रूल था, इनको मिला करके वास्तव में बना हुआ था ऑस्ट्रिया और हंगेरियन एम्पायर। इसे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना। अब इसमें बेसिकली देखा जाए तो ऑस्ट्रिया और हंगरी के लोग रहते थे, लेकिन इसके अलावा यूरोप की और भी डिफरेंट कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पर रहते थे। यानी वास्तव में पूरा एम्पायर एक अलग अलग एथनिक ग्रुप के पीपल का पैचवर्क था। ठीक, इसमें अब अलग अलग रीजनल डायलेक्ट बोलने वाले लोग थे, इसमें कुछ अलग अलग कंट्री के लोग भी इसमें मौजूद थे, उनकी लैंग्वेज अलग थी। तो उससे होता है था कि उनमें कभी भी कोई भी कलेक्टिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो होना चाहिए वो चीज नहीं थी, जो कि फ्रांस में एक रेवोल्यूशनरीज ने की थी। लेकिन यहाँ पर वो कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस नहीं था। उसका रीजन था कि जर्मनी का कुछ हिस्सा फ्रांस के पास था तो कुछ इनके कब्जे में था। ठीक है, इस तरीके से सब चल रहा था। तो आखिर वो आइडेंटिटी आती कैसे, सब मिक्सअप होकर के रह रहे। यही सारी चीजें इसमें समझाई गई हैं। एग्जाम्पल देखे इस पूरे ग्राफ में, इस पूरे पैराग्राफ में यही बताने की कोशिश की गई है कि सब कुछ किस तरीके से पैचअप था मिड 18th सेंचुरी तक। इंडिविजुअल, जैसे आज हम नेशन देखते हैं कि पोलैंड बिल्कुल अलग नेशन है, जर्मनी अलग नेशन है, स्विट्जरलैंड अलग है और इटली अलग है, लेकिन उस समय तक ये सब पैचवर्क थे और अलग अलग किंगडम का हिस्सा थे। ठीक है, तो ये शुरुआत कैसे हुई। अब इस शुरुआत को देखने के लिए हमें वहां की सोसाइटी को देखना पड़ेगा। जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान पढ़ा था कि वहां पर फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, इस तरीके से सोसाइटी बटी हुई थी। बिल्कुल इसी तरीके से हमें पूरे यूरोप की सोसाइटी भी देखनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा कि लोगों में नेशनलिज्म जो है वो किस तरीके से पॉपुलर हुआ
और किन लोगों में पॉपुलर हुआ। ठीक है, क्या यूरोप के सभी लोगों में नेशनलिज्म पॉपुलर हुआ, ये चीज भी हमें जाननी है। तो देखें कि सोसाइटी थी कैसी, ठीक है, सोसाइटी किस तरीके की थी। तो उस समय पूरा यूरोप जो है वो दो तरीके की सोसाइटी में, ठीक है, अच्छे से समझना है इसको। दो तरीके की सोसाइटी में, पहला एरिस्टोक्रेट और दूसरा स्टार्टिंग में दो था, एक पीजेंट या हम उसको कह सकते हैं पीजेंट। ये दो ही क्लास है, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री। दो ग्रुप में हम यूरोप के लोगों को उस समय बांट सकते हैं कि उस समय यूरोपियन जो भी ये जो एम्पायर थे मैंने बड़े बड़े बताए, इसमें जो पॉपुलेशन थी, जो लोग थे, वो दो हिस्सों में बटे हुए थे, एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास था और एक पीजेंट्री थी। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इनकी ज्यादा थी, यानी नंबर ऑफ नंबर ऑफ पीपल जो है वो इसमें ज्यादा, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल सबसे ज्यादा इसमें थे। बल्कि काम करते हैं, मैं आपको एक सिरे से बताता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसा आपकी बुक में किया, ठीक है। तो देखिए एक हेडिंग यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप इसको अच्छे से देख लीजिए। दिखा मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप लोग बुक से ही पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे, तो जब आप घर पे पढ़ें तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। तो क्या दिया था, अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अभी भी न्यू मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक तो अरिस्टोक्रेसी थी और दूसरा पीजेंट्री थी। अरिस्टोक्रेसी का मतलब समझिए, अरिस्टोक्रेसी को आप इस तरीके से ले सकते हैं, उस समय का जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह जो थे, ऐसा ग्रुप जिन लोगों के पास राज्य की सबसे ज्यादा वेल्थ है, यानी सबसे ज्यादा पैसा जमीन जिन लोगों के पास थी, यानी जो जमींदार वगैरह थे, जो प्रॉपर्टीड पर्सन थे, जिनके पास बड़े बड़े एस्टेट थे, बड़े बड़े लैंड एरिया थे, ये वो लोग थे, यानी कि जो रिच क्लास क्रीमी लेयर के इस समय पीपल थे। तो ये नंबर ऑफ पीपल बहुत कम थे, इनकी संख्या बहुत ही कम थी। इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी ये देख लेते हैं। ये डोमिनेंट क्लास थी, जैसे कि लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास। कैसे थे, these people were united by कॉमन वे ऑफ लाइफ। इनका जीवन जीने का तरीका, इनका जो लाइफ स्टाइल था वो एक जैसा था, इसीलिए ये बहुत थोड़े से थे, इनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, पॉपुलेशन इनकी ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसकी वजह से यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ, कॉमन वे ऑफ लाइफ, इनका जीवन जीने का जो तरीका है वो एक जैसा था। दूसरी चीज, दे ओन्ड एस्टेट इन कंट्री साइड। इनके पास क्या थे, बड़े बड़े एस्टेट थे, यानी बड़े बड़े लैंड एरिया थे। दे ओन्ड एस्टेट्स, इनके पास बड़े बड़े क्या थे, लैंड एरियाज थे, शहर के बाद कंट्री साइड एरिया में। दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पसेस ऑफ डिप्लोमेसी। और कौन सी भाषा यूज करते थे, फ्रेंच भाषा यूज करते थे, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते थे। दे स्पोक, हाई क्लास दिखाने की कोशिश में ऐसा करते थे। दे स्पोक फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी। फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी। देखिए अरिस्टोक्रेसी क्या थी कि यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ। ऐसे लोग, आप समझिए यूरोप की जो ओवरऑल पॉपुलेशन थी वो बेसिकली दो हिस्सों में बटी हुई थी। पहले वो पैसे वाले लोग, जो क्रीमी लेयर के लोग, हम कह सकते हैं हाई क्लास के लोग, जिनके पास बहुत पैसा था, रिच क्लास पीपल थे, और जिनके राजाओं के साथ संबंध, यानी जो रॉयल फैमिलीज हुआ करती थी, उनके साथ इनके कॉन्टैक्ट अच्छे हुआ करते थे। यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ, दे ओन्ड एस्टेट, इनके पास बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, लैंडलॉर्ड थे। दे स्पोक फ्रेंच, फ्रेंच भाषा का यूज करते थे पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी, यानी जो रॉयल फैमिलीज हैं उनसे इनके संबंध अच्छे बने रहे। उनकी पार्टीज वगैरह में जब ये जाते थे, उनके फंक्शंस वगैरह में जब ये जाते थे, तो ये फ्रेंच भाषा का यूज करते थे अपने आप को दिखाने के लिए कि हम भी एक अच्छे और लैंडेड परिवार से हैं, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक। दूसरी चीज,
अब जो राजा वगैरह, जो रॉयल फैमिलीज है, उनके साथ इनके संबंध किस तरीके से होते थे ये भी देख लेते हैं, आपस में कैसे होते थे इस चीज को हम समझ लेते हैं। क्या था ये, दे देयर फैमिलीज वर कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिजेस, और एक दूसरे से इनके परिवारों के संबंध किस तरीके से जुड़े हुए थे, किससे, मैरिजेस के थ्रू, शादियों के थ्रू। यानी इसमें जैसे कोई एक जमींदार परिवार है, एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है, उसने अपने बेटे बेटे की शादी किसी दूसरी अपने से बड़े या अपने से छोटे किसी भी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में कर दी, तो ये आपस में वैवाहिक संबंधों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो न्यूमेरिकली देखे तो बहुत छोटा सा ग्रुप था, थोड़े से लोगों का ग्रुप था। यानी फ्रांस की ज्यादातर पॉपुलेशन पीजेंट्री थी, बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन में थी, लेकिन पूरे यूरोप की जितनी वेल्थ थी, यानी जितना पैसा और जो जमीन थी, जो लैंड एरिया था, वो किसके पास था, इन मुट्ठी भर लोगों के पास था। यानी यूरोप का सारा पैसा, जमीन, सब कुछ जो है वो इन मुट्ठी भर लोगों के, थोड़े से लोगों के पास था। क्योंकि इनके पास इसलिए था क्योंकि इनको प्रिविलेज मिलती थी। किससे प्रिविलेज, बाई बर्थ मिलती थी, छूट मिलती थी, इनको संरक्षण मिला हुआ था। इनके ऊपर हाथ था किसका, रॉयल फैमिलीज का, एम्परर्स का या किंग्स का। ठीक है, किंगडम्स के जो किंग्स थे और एम्पायर्स के जो एम्परर थे, उनका हाथ इनके ऊपर बना रहता था। इनके कॉन्टैक्ट अच्छे रहते थे, तो इनको टैक्सेस वगैरह बाकी सारी चीजों से छूट मिली रहती थी। साथ में ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, तो इनकी पहचान भी जो है वो अच्छी थी। ठीक है, और ये आपस में मिलजुल जुड़ करके रहते थे क्योंकि थोड़े से थे ग्रुप में, और इनके आपसी संबंध भी बहुत मजबूत थे क्योंकि इनकी जो फैमिलीज है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, वो वैवाहिक संबंध यानी के मैरिजेस से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते थे। अब बात करते हैं एक बड़े पार्ट की, तो जो 90% पॉपुलेशन है वो कैसी थी, वो पीजेंट्री थी। ठीक है, कैसी थी, पीजेंट्री थी। और सबसे ज्यादा यूरोप की ज्यादातर पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसमें थी, पीजेंट्री ही थी। यानी ऐसे लोग थे, यूरोप की ज्यादातर जनता तो थी, वो क्या करती थी, खेती किसानी का काम करना, ये सारे काम। और ये लोग ज्यादातर काम, अब लैंड एरिया मैंने बताया इनके पास थे, तो ये लोग इनके यहाँ काम किया करते थे। ठीक, आगे देखते हैं, द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ peasantry to the west. The bulk of the land was from by mentioned small owners, while in eastern and central Europe, वही ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो लैंड होल्डिंग और कैरेक्टराइज बाई वास्ट एस्टेट्स। अब इस चीज को समझ लेते हैं कि इसमें कुछ तो स्मॉल पीजेंट्स थे। ठीक है, कुछ स्मॉल पीजेंट थे, यानी और कुछ किसान इसमें थे, और कुछ कैसे थे, लार्ज फार्मर, स्मॉल फार्मर। आपने पढ़ा होगा 9th में, आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो कुछ के पास जमीनें अच्छी थी, कुछ बड़े किसान थे, कुछ छोटे किसान थे, और कुछ कैसे थे, सर्फ्स भी थे। सर्फ्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये वो लोग थे जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास के यहाँ मजदूरी करते थे, उनकी जमीनों पर काम करते थे। बेसिकली ये लैंड लेस लेबर थे, यानी कुछ ऐसे किसान भी थे जिनके पास अपनी जमीनें नहीं थी, बल्कि ये जो दूसरे जमींदार वगैरह हुआ करते थे, इनकी जमीनों पर काम करते थे और बदले में इनको टैक्स भी दिया करते थे। यानी इनकी जमीनें ले ली रेंट पर, उस पर काम करते थे और प्रोडक्शन का एक पार्ट इन लोगों को देते थे। जब कभी बैड हार्वेस्ट की वजह से अगर फसल खराब हो जाती थी, लेकिन जो फिक्स हुआ होता था इनके साथ के टोटल प्रोडक्शन का इतना पार्ट देना, वो इनको देना ही होता था। और जब ये लैंडलेस लेबर उसको नहीं दे पाते थे, तो बदले में एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस के यहाँ काम करना होता था, एक मजदूर की तरह, बंधुआ मजदूर की तरह। तो वो जो चीज थी वो कहलाता था सर्फडम, और इसीलिए ये कहलाए सर्फ्स। क्लियर हो गया? तो ये था। अब यहाँ क्या था कि मैंने बताया कि यूरोप की पूरी पॉपुलेशन दो ग्रुप में बटी हुई थी, एक पीजेंट्री थी और दूसरा एरिस्टोक्रेटिक क्लास था। लेकिन लेट 18th सेंचुरी में, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद, जब 18th सेंचुरी में क्या था, सॉरी 18th सेंचुरी जब अपने फिनिश होने जा रही थी, खत्म होने जा रही थी, लेट 18th सेंचुरी में, मैंने यहाँ पर एक चीज क्लियर किया, आप देख लीजिए। अगर आपको दिखाई ना दे तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, तो शायद आपको यहाँ दिख जाएगा। मैंने यहाँ एक चीज लिखी कि यहाँ कुछ किसान हैं जिनके पास कुछ जमीनें हैं, कुछ स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल पीजेंट्स हैं, कुछ लार्ज पीजेंट हैं जिनके पास जमीनों के कुछ टुकड़े हैं। इनकी इनकम जो है वो थोड़ी सी बेहतर थी। जैसे जैसे इन लोगों की इनकम बढ़ती गई, तो इनके जो बच्चे थे, इनकी जो जनरेशन थी, वो अब कैसी होने लगी, एजुकेट होने लगी, पढ़ी लिखी होने लगी। समझ में आ रहा है? ये चीज तो हम आज भी देख रहे हैं कि आज आपने देखा होगा,
आज गांव से बहुत सारे किसानों के बच्चे व बहुत सारी जो फार्मिंग फैमिलीज हैं वो शहर में आकर के रहते हैं, या गांव से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो शहर में रेंट लेकर रूम पर रहते हैं, यहाँ पढ़ते हैं लिखते हैं, आगे उनकी जॉब लगती है या वो बिजनेस करते हैं, तो इनकी इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। कहने का मतलब ऐसा नहीं होता कि उनके पेरेंट अगर जो है वो फार्मर थे तो वो भी फार्मर बने रहे, ऐसा नहीं होता है, स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। तो यहाँ भी यही हो रहा था, यहाँ पर भी यही हो रहा था कि यूरोप में जो स्मॉल पीजेंट लार्ज पीजेंट्री थी, इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया, और यहाँ से जो कुछ लोग एजुकेट हो गए, ठीक, यहाँ से जो कुछ लोग एजुकेट हो गए, ठीक है, कुछ लोग यहाँ जो एजुकेटेड हुए, तो उसमें से कुछ टीचर बन गए, ठीक है ना, कुछ लॉयर बन गए, कुछ डॉक्टर बन गए, और कुछ क्या हुए, कुछ कुछ ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कुछ बिजनेसमैन बन गए। तो हम देख रहे हैं कि पहले यूरोप में दो क्लास थी, एक बहुत पैसे वाली क्लास एरिस्टोक्रेटिक क्लास, और एक ये क्लास थी जिसको हम पीजेंट्री कहते हैं, जो केवल खेती किसानी करती थी, जिसके पास जमीनें थी, कुछ के पास जमीनें कम थी, कुछ के पास बिल्कुल नहीं थी, तो मजदूरी करते थे। दो क्लास थी, लेकिन इन दोनों के बीच में अब एक नया ग्रुप लोगों का सामने आया। कैसा ग्रुप था ये? जो इन्हीं में से निकला था, जो स्मॉल पीसेंट लार्ज पीसेंट, इसमें से कुछ लोग पढ़ लिख गए, वो पढ़ते गए, वो शहरों में रहने लगे, उन्होंने फैक्ट्रीज वगैरह में काम किया, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लेटर ऑन, और आगे वो प्रोफेशनल बने, कोई टीचर बना, कोई लॉयर बना, किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, इंडस्ट्रीज स्टार्ट की। इस तरीके से ये एक नया ग्रुप बन गया, और यही जो नया ग्रुप बना, क्योंकि ये अमीर यानी रिच पीपल थे ये, और इनको हम पुअर कंसीडर कर सकते हैं। ये रिच और पुअर के बीच में एक क्लास और खड़ा हो गया। इस रिच एरिस्टोक्रेटिक क्लास और पुअर क्लास के बीच में एक ग्रुप और आ गया था, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक ग्रुप नया आया जो एजुकेटेड था, प्रोफेशनल लोगों का था, जिसमें ज्यादातर वर्कर्स, प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन वगैरह थे। तो ये जो ग्रुप था ये कहलाया क्या? न्यू मिडिल क्लास। क्या कहलाया ये? न्यू मिडिल क्लास। क्योंकि ये मिडिल क्लास बना और नया ग्रुप बना था, इसीलिए ये ग्रुप कहलाया क्या? न्यू मिडिल क्लास। क्लियर हो गया? ये चीज आपको समझ आ गई होगी, न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो हेडिंग था बुक में, जो टॉपिक था वो यही था कि उस समय यूरोप में क्या था कि एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री थी, इसके बीच में एक नया ग्रुप बना, न्यू मिडिल क्लास। अब चूंकि ये जो मिडिल क्लास था ये पढ़ा लिखा, ठीक है, इन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी। उस समय जो फिलोसफर थे, रूसो, जॉन लॉक, या जो कुछ भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ, वहां से जो भी चीजें, जो प्रिंसिपल्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे प्रिंसिपल्स जो निकले, उनको इन पढ़े लिखे लोगों ने समझा। उनको समझ आया कि भाई ये जो कुछ है वो गलत हो रहा है। यूरोप में जो कुछ है, जो किंग्स वगैरह हैं और वो टैक्स लगा रहे हैं, टैक्सेस पीसेंट्री पर लगते हैं, सारी मेहनत ये लोग करते हैं, लेकिन उसका सारा फायदा इस एरिस्टोक्रेटिक क्लास को मिलता है। जमीन के सारे मालिक ये हैं, लेकिन उस पर मेहनत ये लोग करते हैं। इनकी मेहनत से फूड प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसका सारा फायदा ये लोग ले जाते हैं। तो इनको ये लगा कि नहीं, ये सब गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकी नई थिंकिंग थी। क्या थिंकिंग थी वो हम जानेंगे कि न्यू मिडिल क्लास के लोग जो प्रोफेशनल बने, जो पढ़े लिखे, जिनकी बुद्धि थोड़ी सी जागृत हुई, जो थोड़े से जागरूक हुए, उन्होंने क्या किया जानते हैं? उनकी क्या थिंकिंग थी, न्यू मिडिल क्लास का क्या सोचना था, और उसी से पूरे यूरोप में नेशनलिज्म जो है वो बनना शुरू हुआ, नेशनलिज्म का फॉर्मेशन आना शुरू हुआ। ठीक है, आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी पढ़ा होगा जॉन लॉक, रूसो के बारे में, कि फिलोसफर्स थे, लोगों ने इनको पढ़ा समझा, और फिर बाकी जो कॉमन जनता थी, जो कॉमन पीपल थे फ्रांस के, उनकी समझ में भी इनकी बातें हैं। तो जो न्यू मिडिल क्लास लोग थे, ये थे कौन? ये तो मैंने बता दिया। एरिस्टोक्रेटिक क्लास कौन था, पीसेंट्री कौन थी, ये भी आपको बताया। अब हम जानेंगे न्यू मिडिल क्लास के बारे में कि ये जो न्यू मिडिल क्लास थी, ये जो न्यू मिडिल क्लास पीपल थे, इनकी थिंकिंग था। न्यू मिडिल क्लास क्या कह रहा था, क्या कहना चाहता था, इनकी सोच क्या थी, ये देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है न्यू मिडिल क्लास के बारे में सब कुछ, जो कुछ मैंने अभी आपको बताया। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उस समय तक स्टार्ट हो चुका था धीरे धीरे। इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, फिर फ्रांस में, जर्मनी में, सब जगह इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज खुलनी शुरू हुई।
लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ, यही लोग शहरों में जाके रहे, इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, वो प्रोफेशनल बने। तो इस तरीके से एक पढ़ा लिखा नया सामाजिक नया क्लास स्टार्ट हो गया था यूरोप में। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड, इसमें कौन कौन लोग थे? एजुकेटेड लोग थे, लिबरल मिडिल क्लास लोग थे, जिनका आइडिया क्या था? इनके आइडिया क्या थे? चाहते थे नेशनल यूनिटी। दो चीजें इनकी, दो सोच थी जो बहुत बड़ी थी। क्या ये चाहते थे? अभी इनकी समझदारी थी, इनको समझ आने लगा था कि आखिर एग्जैक्टली दुनिया में चल क्या रहा है। तो उन्होंने कहा कि नेशनल यूनिटी बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर हैब्सबर्ग, जैसे जर्मनी है तो जर्मनी के कुछ स्टेट फ्रांस के कब्जे में थे। अब वहां जो जर्मन लड़के थे, जो पढ़े लिखे, जो प्रोफेशनल बने, तो उनकी ये समझ में आया कि हम तो जर्मनी के हैं, तो वास्तव में हमारा देश जर्मनी है, लेकिन उसके कुछ हिस्से फ्रांस के कब्जे में, कुछ किसी और के, कुछ ऑस्ट्रिया के कब्जे में। तो ये सारी चीजें हमें वापस लानी होगी और जर्मनी को फिर से यूनाइट करना होगा और हमारा अपना खुद का इंडिपेंडेंट जर्मनी बनाना होगा। और उसके लिए जरूरी क्या? नेशनल यूनिटी होनी जरूरी है। नेशनल यूनिटी यानी फ्रांस में या बाकी जगह जितने भी रहने वाले, जो भी जर्मन भाषा बोलने वाले, जो भी जर्मन पीपल है, उन सबको एक साथ आना होगा, एक साथ मिल करके काम करना होगा। तो इनका एम था, न्यू मिडिल क्लास के जो लोग थे, जो एजुकेटेड क्लास के लोग थे, क्या कि एक तो नेशनल यूनिटी होनी चाहिए, दूसरा ये है कि प्रिविलेजेस एंड होने चाहिए। जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, किसको? प्रिविलेजेस मस्ट बी एंडेड। कि जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं एरिस्टोक्रेटिक क्लास में, जो छूट दे रखी है राजा ने कि सारी जमीन से रेवेन्यू तो भी कलेक्ट करो, किसानों से खेती तो भी कराओ, रेवेन्यू कलेक्ट करो, ये सारी चीजें, जमीनों का मालिक जो उनको बना दिया गया था, ये सारी चीजें जो है पूरी तरह से अब फिनिश हो जानी चाहिए। ये आइडिया जो है इन लोगों का था, न्यू मिडिल क्लास का। तो यहां हम लोगों ने समझा न्यू एरिस्टोक्रेटिक क्लास, मिडिल क्लास, सॉरी पीसेंट्री और न्यू मिडिल क्लास के बारे में। यानी हमने ये जाना कि फ्रांस से आइडिया तो नेपोलियन की आर्मी के साथ पूरे यूरोप में फैलना शुरू हो गया, लेकिन आइडिया ही तो पहुंचा, आगे उस आइडिया को उन सभी देशों में, जर्मनी में, इटली में और बाकी और देशों में, जैसे बेल्जियम में, इन सब जगह, या ग्रीस में, इन सभी कंट्रीज में इस आइडिया को आगे किसने बढ़ाया, वहां पर शुरुआत किसने की? जैसे जर्मनी में शुरुआत करने वाले भी स्टूडेंट वगैरह ये सब थे, इन्होंने ही जैकोबिन क्लब, पॉलिटिकल क्लब्स बनाए थे। बिल्कुल उसी तरीके से फ्रांस के विचार नेपोलियन आर्मीज के साथ जब यूरोप में बाकी सब जगह पहुंचे, तब तक वहां भी मिडिल क्लास तैयार हो चुका था और उन्होंने भी इसी चीज को आगे बढ़ाया। तो क्या फ्रांस की तरह ही कहानी रही बाकी सब जगह की, जर्मनी की, इटली की, सभी जगह की, या कुछ उसमें डिफरेंस था? क्योंकि फ्रांस में तो लड़ाई केवल नेशनलिज्म की नहीं थी, फ्रांस में तो लड़ाई डेमोक्रेसी की थी। लेकिन जो देशभक्ति की भावना थी कि हमारा देश है, इंडिपेंडेंट रहे, सबसे आगे रहे, डेवलप्ड हो, इसी चीज को लेकर के तो सुधार हुए थे फ्रांस में। तो बाकी देशों ने भी, क्या यूरोप की बाकी सब जगह भी ऐसा हुआ? इन सारी चीजों को जानने के लिए हमने समझा कि पहले एग्जैक्टली यूरोप की कंडीशन थी क्या, फ्रांस के बाहर और बाकी के यूरोप की क्या कंडीशन थी, वो मैंने आपको यहाँ समझाई कि ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो पीजेंट्री थी और एरिस्टोक्रेटिक क्लास बहुत थोड़ा सा था, लेकिन बहुत ही पावरफुल क्लास था और समाज की जो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति थी, जो पैसा था, उसका ज्यादातर कंट्रोल इनके हाथ में था। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से कुछ किसान अपना खेती वगैरह छोड़ करके इंडस्ट्रीज की तरफ गए, एज अ वर्कर शहरों में रहना, काम करना शुरू किया, तो उन्होंने अपने बच्चों को वहां पढ़ाया लिखाया और बाद में एजुकेशन जैसे जैसे मिलती गई, एजुकेशन डेवलप होती गई, तो इनकी जो जनरेशन जो आगे बढ़ी वो एक नए क्लास में कन्वर्ट हो गई, नए एजुकेटेड और समझदार क्लास में कन्वर्ट हुई, जिसको हमने न्यू मिडिल क्लास कहा। ठीक है, और इसी न्यू मिडिल क्लास ने नेशनलिज्म के आइडिया को आगे पूरे यूरोप में कैरी करना शुरू कर दिया। पूरे यूरोप में कैरी कैसे किया इन्होंने? दो इन्होंने अपने एम रखे, क्या कि पहला नेशनल यूनिटी जरूरी है। हम ये पैच वर्क की तरह में कि हमारा कुछ हिस्सा यहाँ पर है, कुछ किसी और किंग या एम्पायर के कब्जे में, तो वो सब हमें वापस लाना होगा और हमें यूनाइट अपना नेशन एक बनाना होगा। उसके लिए जरूरी है कि लोगों में एकता की भावना होनी चाहिए, कलेक्टिव क्या होना चाहिए, कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस होना चाहिए। ये सारे काम इन लोगों ने भी आगे चल करके किए। अब ये किस तरीके से हुए, क्या क्या चीज थी, लेकिन हाँ यहाँ एक बात बता दूं, ये जो नेशनल यूनिटी का आइडिया था, विचार था किसका, न्यू मिडिल क्लास के लोगों का, इन नए लोगों का, कि नेशनल यूनिटी होनी चाहिए, एरिस्टोक्रेटिक क्लास को राजा ने जो भी प्रिविलेजेस दे रखे हैं ये एंड होने चाहिए। ये जो इनकी थिंकिंग थी, ये जो पूरा आइडिया था इनका, ये जो इनका विचारधारा थी,
ये इनकी थिंकिंग क्या कहलाई, यही थिंकिंग आगे चल करके कहलाई लिबरलिज्म। और इसी लिबरलिज्म और क्या था, और ये लिबरलिज्म किस लिए था, अपने देश को बेहतर बनाने के लिए, अपने देश के प्रति प्रेम था इनमें। तो ये जो नेशनलिज्म और लिबरलिज्म दोनों मिलकर के बन गया, इनकी जो नई थिंकिंग थी वो कहलाई लिबरल नेशनलिज्म। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, क्या, ये यहाँ पर दे रखा है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, कि लिबरल नेशनलिज्म क्या है। तो यहाँ यूरोप की सोसाइटी को हमने आज इस लेक्चर में अच्छे से समझा है कि एरिस्टोक्रेसी क्या है, लिबरल न्यू मिडिल क्लास क्या है, पीजेंट्री क्या थी, यूरोप की क्या कंडीशन थी, आज इन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया है। तो ये वाला हिस्सा आप अच्छे से पढ़िए, इस हिस्से को पढ़िए, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलते हैं। जैसे मैंने कैरेक्टरिस्टिक अभी लिख करके बताई थी यहाँ पर, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि एरिस्टोक्रेटिक क्लास की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपको लिखने को आती है शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में, या पीजेंट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है आपको शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में लिखने के लिए आपको आती है। तो इनको जो ये जो पैराग्राफ है, यहाँ ये जो सारी चीजें दे रखी, ये आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। यहाँ से कोई भी डाउट, कोई भी चीज आप समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से बता दूंगा, अपने नेक्स्ट लेक्चर में उनको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ें, बढ़िया करके समझे, कोई डाउट हो उसको मार्क करके रख लीजिए। आपको सिंबल्स बताए जा चुके हैं कैसे मार्क करना है, और उनको मुझसे दोबारा से आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो भी पढ़ाया उसको डे टू डे आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला है कि 10th में आपको एनसीईआरटी का एक एक चीज, एक एक चैप्टर, एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन कई बार पढ़नी पड़ेगी। आप जितनी बार जिस पेज को, जिस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उतनी ही बार आपको उसमें कुछ नए डाउट्स, कुछ नए क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, और उनको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। तो आप पढ़ करके आइए, अच्छे से समझिए और उसके बाद अपने क्वेश्चन कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।